देश में सियासी माहौल गरमाया हुआ है। महाराष्ट्र में एनसीपी की टूट के बाद एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया है। महाराष्ट्र में 1790 लोगों से बात की गई। बिहार में भी राजनीतिक उठापटक जारी है। इसको लेकर भी सी वोटर ने बिहार भर में त्वरित सर्वे किया है। बिहार में 2575 लोगों से बात की गई। सर्वे गुरुवार और शुक्रवार को किया गया है। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आज मेरे साथ आप देखेंगे महाराष्ट्र बिहार का त्वरित सर्वे। महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो अभी एक ट्रेलर है, क्योंकि पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ये राजनीति के जानकार मानते हैं। अजीत पवार को सत्ता में साझेदार बनाने के पीछे बीजेपी की एक बड़ी प्लानिंग है और उस प्लानिंग को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अभी तक अजीत पवार के साथ शपथ लेने वाले मंत्रियों को विभाग भी नहीं मिला है। शिंदे गुट में कुलबुलाहट भी है। सवाल यहां यह उठता है कि शिंदे का बीजेपी के साथ भविष्य क्या है। इसका जवाब महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है। फिलहाल आज हम बात करेंगे चाचा और भतीजे की पावर पॉलिटिक्स की। महाराष्ट्र की जनता इस पर क्या सोचती है, इस पर करेंगे बात। पहले महाराष्ट्र की सियासत में हो क्या रहा है, जरा वो देख लीजिए। एनसीपी में टूट के बाद से महाराष्ट्र की सियासत का पारा हाई है। चाचा शरद पवार का दावा है कि एनसीपी उनकी पार्टी है, जबकि चाचा को अध्यक्ष पद से हटाकर खुद को अध्यक्ष घोषित करने वाले अजीत पवार कह रहे हैं कि एनसीपी उनकी है। बुधवार को अजीत पवार ने चाचा को शरद पवार को उम्र का हवाला देकर रिटायरमेंट की सलाह दी और आरोप लगाया कि 2004 में बड़ी पार्टी होने के बाद भी एनसीपी का मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया। 2017 में बीजेपी के साथ जाना चाहते थे शरद पवार। 2019 में बीजेपी के साथ जाने के लिए उनकी रजामंदी थी। बीजेपी के साथ जाने के बाद अजीत पवार 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। उधर शरद पवार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में घूमकर वो पार्टी को फिर से मजबूत करेंगे। न टायर हूँ न रिटायर हूँ, मैं तो फायर हूँ। बुधवार को दोनों खेमों ने शक्ति प्रदर्शन के लिए बैठक बुलाई थी। कुल 53 में से 32 विधायकों ने अजीत पवार का समर्थन किया, जबकि चाचा शरद पवार के खेमे में 18 विधायक रहे। 3 विधायकों की स्थिति साफ नहीं हुई। मामला चुनाव आयोग में है और फैसला चुनाव आयोग को करना है। देखो, मेरे ख्याल से 43-45 कुछ लोग जो है सही मायने में जो है कुछ अभी भी प्रदेश में हैं, कुछ लोग बीमार भी थे। कोई चिंता की कानून से कोई अड़ंगा निर्माण होगा ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार की एनसीपी के शामिल होने के बाद से मुख्यमंत्री शिंदे और उनका कैंप सहज नहीं दिख रहा। विभागों के बंटवारे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। पेश है महाराष्ट्र की सियासत पर त्वरित सर्वे। तो बात हम करेंगे अपने सर्वे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो हमने जनता के बीच रखे, जो मौजूदा परिस्थिति चाहे महाराष्ट्र में हो या फिर बिहार में हो, उसे लेकर जनता सोच क्या रही है और उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपसे तारुफ करा दूं कौन कौन मेरे साथ जुड़ गया है। सैयद जफर इस्लाम बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कृष्णा हेगड़े प्रवक्ता है शिवसेना शिंदे गुट के, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। और एनसीपी के प्रवक्ता प्रवीण कुंते भी हमारे साथ हैं और साथ ही आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और यहां मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह भी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। एक एक करके सबके पास आएंगे, रिएक्शंस लेंगे कि जनता के राय पर उनका क्या कहना है। लेकिन मेहमानों का रुख करें उससे पहले इस सर्वे की शुरुआत कर लेते हैं। इस त्वरित सर्वे में जो सवाल हमने अपनी जनता के सामने रखे, चाहे महाराष्ट्र में पूछे हों या फिर बिहार में पूछे गए, महाराष्ट्र की सबसे पहले हम बात करेंगे। और जो महाराष्ट्र में घटा, जो सियासी घटनाक्रम हमने देखा, उसमें ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला सवाल आपके सामने, एनसीपी में टूट पर यह त्वरित सर्वे और अजीत पवार ने जो किया, क्या उसके पीछे शरद पवार है? क्योंकि ऐसे आरोप भी लग रहे थे। तो यहां जनता क्या सोच रही है? 37% कह रही है कि हाँ,
ये शरद पवार इसके पीछे हैं, लेकिन 49% का ये बड़ा आंकड़ा कह रहा है कि नहीं, इसके पीछे शरद पवार नहीं है, लेकिन 14% जो इसे समझ नहीं पा रहे और कह रहे हैं हमें नहीं मालूम कि आखिर कौन किसके पीछे है। लेकिन यहाँ 37% का जो आंकड़ा है वो हाँ कहने वालों का है, जो मानते हैं कि शरद पवार को सब कुछ मालूम था, अजीत पवार ने जो कुछ किया। लेकिन फिर 49% जिन्हें ऐसा नहीं लगता है। तो एबीपी न्यूज सी वोटर का ये त्वरित सर्वे और उसका पहला सवाल सबसे पहले रुक कर लेते हैं प्रवीण कुंटे का, क्योंकि प्रवीण मैं आपसे, आपने भले ही जिस तरीके से यहां पर काफी बातें कही जाती रही हो, लेकिन 37% ये मान रहे हैं कि शरद पवार को मालूम था जो कुछ भी हुआ, अजीत पवार ने जिस भी तरीके का कदम लिया। नहीं, देखिए, महाराष्ट्र के राजनीति का अगर आप थोड़ा अभ्यास करने का काम करेंगे, महाराष्ट्र में जो भी राजनीतिक घटना होती है उसके पीछे पवार साहब हमेशा होते हैं। इस तरह का पॉलिटिकल परसेप्शन प्रदेश की राजनीति में हमेशा रहा है। जहां तक अभी जिस हमारी पार्टी में जो टूट हुई है, निश्चित रूप से सिर्फ सत्ता पाने के लिए कुछ चंद लोगों ने पार्टी से बगावत करने का काम किया है। और जिस तरह से महाराष्ट्र की जनता इस मुद्दे को लेकर पवार साहब को समर्थन दे रही है, पूरा प्रदेश आंदोलित है, पूरे महाराष्ट्र के एनसीपी कैडर में आक्रोश है, गुस्सा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में एक जनसैलाब पवार साहब के प्रति जिस तरह से उमड़ रहा है, उससे पता चलता है कि महाराष्ट्र की जनता को इस बात पर पूरा भरोसा है कि पवार साहब की ही पार्टी एनसीपी है। एनसीपी मतलब पवार साहब और पवार साहब मतलब एनसीपी। ठीक है, आप कह रहे हैं कि पवार साहब मतलब एनसीपी, इससे जुड़ा हुआ सवाल भी आगे रखेंगे, लेकिन अब इस पर जल्दी जल्दी एक कमेंट ले लेते हैं। और जफर इस्लाम साहब, आपके पास आते हुए क्या लग रहा है आपको, क्योंकि 49% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि नहीं, शरद पवार को कुछ भी नहीं मालूम था जो कुछ घटा है। नहीं, देखिए, हकीकत तो यह है कि आप उनके जो बड़े दो लीडर हैं, चाहे वो अजीत पवार जी हैं, चाहे वो पटेल साहब हो, दोनों ने, प्रफुल्ल पटेल जी, दोनों ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनसे बात हो चुकी थी, उनसे आशीर्वाद मिल चुका था और उसके बाद ही उन्होंने पूरे एनसीपी को इस सरकार में शामिल करने का निर्णय लिया था और उस पर पूरा उनका समर्थन था। ऐसे में छगन भुजबल जी भी थे, सब ने कहा, उनके समर्थन के बाद ही गए। लेकिन इसमें शरद पवार जी आज जो कह रहे हैं और उस वक्त जो हकीकत है, दोनों में फर्क है। जनता भी समझती है, जनता भी समझ रही है। ये कह रहे हैं अभी बहुत उछल के एनसीपी के प्रवक्ता भी जो खत्म हो गए, एनसीपी नहीं बची है, उसके प्रवक्ता अपना नाम लिख रहे हैं। हाँ। अब वो देखिए, जनता समझ चुकी है कि ये पूरी उनकी चाल थी अपनी बिटिया को आगे बढ़ाने की। तो ये मतलब चीज तो देखिए, इस्लाम साहब, आप कह रहे हैं परिवारवाद को पता था, अब मतलब आप भी इसका जवाब यही दे रहे हैं कि शरद पवार सब कुछ जानते थे। ठीक है, इस पर कुंटे जी जवाब भी देना चाह रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को। शरद पवार आज नासिक के दौरे पर हैं। भतीजे अजीत पवार ने पिछले दिनों उन्हें रिटायर होने की सलाह दी थी। आज शरद पवार ने नासिक में कहा कि न रिटायर में मैं फायर हूं। एक जमाने में यह बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कही थी और अब शरद पवार ने यह बयान देकर बताया है कि वो अपने नेतृत्व वाली पार्टी को फिर से मजबूत करने में जुटेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की, नासिक से शरद पवार की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें वो भीगे हुए नजर आ रहे हैं। बेटी सुप्रिया सुले ने यह तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा है कि भाग गए रण छोड़ सभी, देख अभी तक खड़ा हूं मैं, न थका हूं न हारा हूं, रण में अटल तक खड़ा हूं मैं। तो ये तस्वीर जिसके मायने काफी हो जाते हैं। देखिए, जिस तरीके से शरद पवार पहले ही कह चुके हैं कि वो जनता के बीच जाएंगे, वो अपनी लड़ाई जनता के बीच जाकर लड़ेंगे और उनको ही साबित करना है कि आखिर कौन असली है और कौन नकली है। रामकृपाल जी, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है और शायद यही मैसेज देने की कोशिश कि मैं जनता का आदमी हूं, जो उन्होंने शुरुआत में कहा था कि जनता मेरा फैसला करेगी, एनसीपी का फैसला करेगी। निश्चित रूप से पवार जी तो पूरी कोशिश करेंगे ही, लेकिन जो आपने सर्वे में अभी सवाल किया था, जिस तरह से आप देखिए कि 37% लोगों को अभी भी ये यकीन है कि सब कुछ पवार साहब को मालूम था, यानी उन्हीं की सारे पर हो रहा है। तो एक बात तो ये है कि पवार साहब ने जो अपनी इमेज बनाई हुई है, उसमें अभी भी एक बहुत बड़ी संख्या है जनता की जो मान के चलती है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं न कहीं पवार साहब का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो एक अलग बात है। हालांकि
जो भी है, लेकिन ये जो इमेज बन रही है पवार जी की कि वो प्रो बीजेपी हैं, रहे हैं, और उसके पहले भी तमाम तरह की बातें होती रही हैं बीजेपी से। 2014 में काउंटिंग चल ही रही थी कि शरद पवार जी ने सबसे पहले ये कह दिया था कि बीजेपी को मैं समर्थन दूंगा। बाद में तो खैर शिवसेना और बीजेपी में हो गया तो जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन 2014 में जब मोदी जी ने पहली बार एनसीपी को कहा था नेचुरली करप्ट पार्टी जी, तब भी शरद पवार ने सबसे पहले कहा था कि मैं बीजेपी को समर्थन दूंगा। तो ये जो कहीं ना कहीं से बीजेपी के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर वाली शरद पवार की छवि है, उससे वो सवाल मुक्त खड़े नहीं करती है है। अभी भी। ठीक है, और वही शायद ये कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम शायद इस उसमें भी कर रही है, लोगों के बीच भी कर रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगला सवाल जल्दी से देख लेते हैं और फिर उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। और देखिए किस तरीके से शरद पवार महाराष्ट्र में घूमकर पार्टी को फिर से खड़ा करने का दावा कर रहे हैं। क्या लगता है 83 साल की उम्र में ऐसा कर पाएंगे वो? जवाब देखिए, हाँ कहने वाले 57% हैं, ना कहने वाले 37% हैं, और 6% ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम। लेकिन यहां बड़ा नंबर जो दिखाई दे रहा है, देखिए 57% का ये आंकड़ा जो ये कह रहा है कि बिल्कुल ऐसा कर पाएंगे, यानी कि हाँ कहने वाले लोगों का जो नंबर है ये ज्यादा बड़ा यहां पर सीधे सीधे दिखाई दे रहा है। और इस पर चलिए जल्दी से मेहमानों का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं, और यहां पर मैं रुक कर लेती हूं अभी सुरेंद्र राजपूत जी का। सुरेंद्र जी, यानी कि इसका मतलब भरोसा कायम है अभी शरद पवार पर, उम्र भले ही कितनी हो गई हो? शिरीन, वो 84 साल का असरदार मराठा सरदार है, और वो जो है वीर कुंवर सिंह की तरीके से मराठा की धरती को आतताइयों से मुक्त कराने निकला है, और वो बिल्कुल पूरी तरीके से मुक्त कराएंगे। और भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, मोदी मीडिया के लोग या कुछ प्रिंट मीडिया के लोग भी, जो लोग शरद पवार का चरित्र हनन करने पर लगे हुए हैं, वो बाज आए। कभी किसी कह देते शरद पवार ने भाजपा को कहा, शरद पवार ने कोई आदमी अजीत पवार के लिए नहीं कह रहा है। रामकृपाल जी भी नरेंद्र मोदी को नहीं कह रहे कि 70,000 करोड़ की करप्ट नेचुरल पार्टी कही थी अभी 4 दिन पहले, और आज की डेट में कहा था जेल जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की जेल में क्या नाम रख लिया है। लेकिन रामकृपाल जी के मुंह से यह नहीं निकल रहा है कि नेचुरली करप्ट पार्टी जो आदमी कहता है, उसकी तरफ जो नेचुरली करप्ट लोग गए हैं उनके कुछ नहीं, लेकिन हाँ शरद पवार का चरित्र हनन जरूर करेंगे ये लोग। अरे भाई, शरद पवार का चरित्र हनन क्यों कर रहे हैं आप? आपके कान में आके कह गए थे क्या? जफर इस्लाम के कान में आके कह गए थे कि मैं भाजपा का सपोर्ट कर रहा हूं? वो भारतीय जनता पार्टी के नैतिक मूल्यों के खिलाफ खड़े हैं, सांप्रदायिक मूल्यों के खिलाफ खड़े हैं, करप्शन के मूल्यों के खिलाफ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है, और दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी चलिए, आप क्योंकि सवाल उठा रहे हैं ना, तो जिसके जवाब खिलाफ लेते हैं जल्दी से, शरद पवार खड़े, क्योंकि फिर और भी सवाल हैं। जफर इस्लाम, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मेरे कान में आके नहीं कह रहे थे, लेकिन आपके कान में अगर सुनाई देता है मेरे भाई, तो जरा आप प्रफुल्ल पटेल जी को सुनिए, अजीत पवार जी को सुनिए। दे हैव गॉन ऑन रिकॉर्ड कि हम लोग उनसे हमने आशीर्वाद लिया है, और उनके पूरे सलाह के साथ हम लोग यहाँ सरकार में आए जुड़े हैं, और हम सक्सेस स्टोरी। आज कल तक तो आप उनके साथ घूम रहे थे, कल तक उनके कंधे में बैठ के घूम रहे थे, आज वो झूठे हो गए। कल तक तो उनके नहीं, कल तक तो उनके बारे में आप अच्छी बातें कर रहे थे, आज वो नहीं, कल तक आपके साथ थे तो ठीक है, लेकिन आज आपके साथ ये तो गद्दार हो गए, झूठे हो गए, बदमाश हो गए और गुंडे हो गए। और आप क्या है भाई? आप क्या है? आज उन्होंने हमारे साथ गद्दारी की है, घोटा की बात करने वाला आपके गले में पड़ गया। अब नहीं, जब तक आपके साथ है तो ठीक थे, यही बात आपके लिए भी हो जाती है। फिर जफर इस्लाम साहब वो यही बोलते हैं कि पहले भ्रष्टाचारी थे, आज आप लोगों के साथ आकर खड़े हो गए तो सारे भ्रष्टाचार खत्म हो गए, ये आपसे भी कहा जाता है फिर? बिल्कुल नहीं शिरीन जी, नहीं शिरीन जी, देखिए जो लोग करप्शन किया है, चाहे वो किसी पार्टी में हो, किसी जगह हो, एजेंसीज अपना काम कर रही करती रहेगी, लेकिन अगर इनको लगता था कि वो गद्दार है, करप्ट है, करप्शन किए हुए, तो निकाल देते उस पार्टी से, निकाल दे। आज मैं आपको चैलेंज करता हूँ, यहाँ पर बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता, मैं लिस्ट देता हूँ उनके गद्दार और जो करप्ट लोगों के कांग्रेस में बैठे लोगों को निकालेंगे ये बताइए, निकालेंगे तो बताइए। ठीक है, संक्षेप में सुरेंद्र जी। जी, मैं
मैं तीन चीजें, जिस समय हमको जिसकी गद्दारी का पता चलेगा जफर इस्लाम साहब, हम उससे कोई संपर्क नहीं रखेंगे। अजीत पवार साहब, प्रफुल्ल पटेल साहब जब तक शरद पवार साहब के साथ थे गद्दारी नहीं की थी, हमने उनको गद्दार नहीं कहा। आज उन्होंने शरद पवार की पीठ पे छुरा भोंका है, कल वो आपकी पीठ पे छुरा भोंकेंगे। और सबसे बड़ी बात, कल तक आप उनके खिलाफ, हसन मुशर्रफ के खिलाफ आप ईडी की कार्रवाई कर रहे थे। अरे मैं तो कह रहा हूं, आज भी खुल के बोल रहा हूं, बता रहे कि थे आप अगर उस वक्त ले लेते तो हम नहीं टच करते उनको, या फिर लेकिन आप ईडी की उनको जेल कल में तक चले उनको जाओ। सर्टिफिकेट दे रहे थे, आप समझ उनकी दुहाई दे रहे थे। आपसे आज बड़ी उनकी नजर में आप भ्रष्टाचारी करप्ट हो पार्टी गए, कोई नहीं। इसी को सरकार में ज्वाइन कर लिया। आप उनको आप एक्शन लीजिए ना, आप एक्शन लीजिए। ऐसे कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है, जफर इस्लाम साहब, सुरेंद्र राजपूत जी, दोनों को रोक रही हूं मैं यहाँ पर। एक बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता दें। बड़ी खबर है, महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर ने शिंदे और उनके गुट के विधायकों को नोटिस भेजा है। अयोग्यता मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है। इसको लेकर महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और शिंदे गुट के नेता दीपक केसरकर ने कहा है कि अभी उन्हें विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कोई नोटिस नहीं दिया गया है। दीपक केसरकर का दावा है कि उनके 16 विधायकों को किसी भी तरीके का कोई नोटिस नहीं मिला है। बड़ी खबर, दीपक केसरकर का यह बड़ा दावा। तो देखिए, अब इस पूरे मामले को लेकर शिंदे गुट का भविष्य क्या है, सरकार में इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। लेकिन क्या अजीत पवार को अब एनडीए में शिंदे गुट को काबू करने के लिए ही लाया गया है, सवाल यहां पर यह भी उठ जाता है। और इसी को लेकर नंबर खेल क्या है महाराष्ट्र में, ये आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं हम। देखिए, मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, कुल सीट 288, बहुमत के लिए कितने चाहिए, यहां 145। अभी अगर आप इधर देखें, सरकार के साथ कौन कौन नजर आ रहा है, बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट, एनसीपी, अजीत गुट, अन्य 22, मतलब टोटल यहां पर बहुमत से 54 ज्यादा, कुल 199 हो जाते हैं टोटल, जो कि बहुमत से 54 ज्यादा है। अब दूसरी तरफ आप देखिए, अगर शिंदे गुट हट जाता है तो क्या स्थिति हो जाती है। बीजेपी के 105 है, एनसीपी, अजीत गुट के 32 है, अन्य मिलाकर अन्य के 20 है, जो कि कुल 159, 159 का यह आंकड़ा, और सीधे ये बहुमत से 14 ज्यादा है। तो ये फिलहाल यहां पर नंबर का खेल, और अगर यहां पर शिंदे गुट हटता है तो भी क्या हालात हो जाते हैं, और अगर नहीं हटता है तो भी यहां पर नंबर का जो गेम है ये आप समझ रहे हैं। तो ये आंकड़ों का खेल, और आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में अभी स्थिति क्या बनी हुई है। सीधे अब मैं रुक कर लेती हूं, कृष्णा हेगड़े जी भी हमारे साथ हैं, शिंदे गुट के नेता हैं। कृष्णा जी, क्योंकि यहां खबरें ये भी थी कि सबसे ज्यादा खलबली अगर मच रही है ये नए गठबंधन के बाद, तो वो शिंदे गुट में मच रही है, क्योंकि खतरा कहीं ना कहीं महसूस हो रहा है। श्रीरंगी, कोई खलबली नहीं है और कोई असंतुष्ट नहीं है। थोड़ी बहुत एक दो विधायकों को थोड़ी चिंता थी, लेकिन जो चिंता थी वो हमने सॉर्ट आउट कर दिया है। हमारे कोalition का मुख्यमंत्री सम्मानीय एकनाथ शिंदे जी हैं, और 2 उप मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार। ये हमारी डबल इंजन की सरकार ट्रिपल स्पीड से चल रही है और लोगों के लिए काम कर रही है। ये महाविकास आघाड़ी की सरकार जैसे नहीं है, जो घर पे बैठ के सिट एट होम, डू नॉट वर्क फ्रॉम होम का सरकार, जो कभी बाहर निकले नहीं। और ये बात हमने नहीं कही, ये अपने बुक में शरद पवार साहब ने उद्धव ठाकरे जी के बारे में टिप्पणी की है। दूसरी बात यह है कि आपने जो पहला प्रश्न पूछा, तो देवेंद्र फडणवीस जी का एक स्टेटमेंट है कि टू नो शरद पवार मिस्ट्री यू हैव टू नो हिज हिस्ट्री। तो मैं बहुत दूर की बात नहीं कहता हूँ, 2014 में एनसीपी ने बीजेपी को समर्थन दिया था, उसके बाद 2019 में भी दिया, और उसका खुलासा 2023 में हुआ। तो अभी जो 2023 में हुआ है उसका खुलासा आगे होगा, वो तो अलग बात है। लेकिन आज हमारी जो सरकार है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि लोगों, महाराष्ट्र के लोगों की सेवा करे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा विकास लेके आए, और सम्मान्य नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनको फिर से हम प्रधानमंत्री बनाए 2024 में। 48 से लेके 48 सीट तक, और हमारे जो असेंबली में 220 के ऊपर हम सीट निकाले। उसके बाद जो इंडिपेंडेंस का सीट है, और जो ऑपोजिशन है, जो शरद पवार गुट हो, उद्धव ठाकरे गुट हो,
या कांग्रेस ठीक है, को, आप भले ये उनको कह रहे हो कि चिंता साफ शंकाएं कर कर थी लेकिन अब सब खत्म absolute हो गई है, majority में। लेकिन वो तो आने वाले दिनों में तय होगा कि चिंताएं शंकाएं कितनी सही थी और कितनी गलत, और ये जो हमने नंबर गेम दिखाया इसके मायने क्या हो जाते हैं। लेकिन इसी बीच देखिए यहाँ पर जिस तरीके से एनसीपी का असली चेहरा कौन, असली प्रमुख कौन, ये तो अब एक बड़ा सवाल है ही, लेकिन इस सर्वे में अगला सवाल कौन सा है, अगला सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है कि एनसीपी का असली प्रमुख कौन है। जवाब आपके सामने, 66% जो अभी भी शरद पवार को असली मान रहे हैं कि वही असली प्रमुख है एनसीपी के, पार्टी के। अजीत पवार के समर्थन में 25% जो अजीत पवार को पार्टी का प्रमुख मानते हैं। 9% कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम कि कौन प्रमुख है। लेकिन 66% का यह आंकड़ा जो कि बड़ा आंकड़ा है और वो कहता है कि यहां पर एनसीपी का जो असली चेहरा है वो शरद पवार ही हैं। तो एबीपी न्यूज सी वोटर का ये त्वरित सर्वे, और इसमें ये बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है वो यही कि इस सवाल के जवाब में ज्यादातर जो लोग हैं वो शरद पवार की फेवर में जाते हुए दिख रहे हैं। 66% जो ये मानते हैं कि शरद पवार ही असली चेहरा है। रामकृपाल जी, पवार जी ही सब कुछ है, बल्कि उनके लिए उस देखा होगा उस दिन कुर्सी बीच में छोड़ी थी, तो ये लोग खुद भी मान रहे हैं। ये अलग बात है कि अध्यक्ष का वो कर दिया है, लेकिन आइडियोलॉग तो आज भी वो शरद पवार जी को मानते हैं और मार्गदर्शक। अब ये अलग बात है कि वो ये चाहते हैं कि अब आप एक्टिव राजनीति से हट करके मार्गदर्शक मंडल में आप चले जाइए, इतने फर्क है। तो जो 66% आप दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि देखिए शरद पवार जी की बनाई हुई पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब जैसा कि उन्होंने कहा, अजित पवार ने, उनकी उम्र हो चुकी है, वो एक मतलब आइडियोलॉग की तरह मार्गदर्शक मंडल में उनका नेतृत्व करते रहेंगे। कह दिया ना, अब असली और नकली की लड़ाई में उनका ये बयान भी सामने आ गया, और ये जो फैसले वो अलग अलग लिए जा रहे हैं कि पार्टी के जो जितने भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनका बंटवारा भी कर दिया गया। जफर इस्लाम, भले ही आप लोग ये कहते रहे कि देखिए जिसके पास ज्यादा नंबर, जिसके पास ज्यादा काउंट्स वही पार्टी प्रमुख, लेकिन लोगों को ऐसा नहीं लगता। 66% का अब भी मानना है कि पार्टी का प्रमुख जो है वो शरद पवार ही है। अब देखिए, ये परसेप्शन क्या है उस पर मैं कुछ ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। सैंपल सर्वे आपने किया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि नंबर्स और आंकड़े दोनों जो अजीत पवार जी के साथ है, और आगे आने वाले दिनों में अजीत पवार जी ऑलरेडी प्रेसिडेंट हो चुके हैं, और आगे आने वाले दिनों में आपको वो दिखेगा भी, लीगली भी, और लोगों के समर्थन के साथ, चुने हुए जो एमएलएज है उनके समर्थन के साथ, और जितने भी स्टेट यूनिट है, स्टेट में यूनिट्स है, और प्लस जो पैन इंडिया में यूनिट्स है, सब उनको सपोर्ट करेंगी। हाँ, ठीक है। मैं अब प्रवीण जी आपसे जवाब चाहूंगी, क्योंकि ये तो चलिए ज्यादा आंकड़ा, ज्यादा नंबर जो वो तो शरद पवार के फेवर में जाता दिख रहा है, वो मानते हैं, लेकिन उसको भी हम नहीं नकार सकते। जो 25% हैं जो अजीत पवार कह रहे हैं कि अजीत पवार पार्टी का प्रमुख चेहरा है, और 9% जो कंफ्यूजन की स्थिति में, यानी ये तो आप लोगों के लिए खतरे की बात है। देखिए, मैं जफर इस्लाम साहब की बात को बड़ा ध्यान से सुन रहा था। मैं उनको बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की जनता जानती, महाराष्ट्र में सबसे कद्दावर नेता अगर एनसीपी का कोई है तो शरद पवार जी है। और जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि हम पवार साहब का इनकी बागी गुट को समर्थन है, ये पूरी तरह से महाराष्ट्र की जनता को और हमारे पार्टी कैडर को भ्रमित करने का प्रयास है, क्योंकि अजीत पवार गुट इस बात को भली भांति जानता है कि जब तक वो लोग पवार साहब का नाम नहीं लेंगे, जब तक पवार साहब के समर्थन की घोषणा नहीं करेंगे, जब तक झूठी बातें नहीं फैलाएंगे, तब तक उन्हें महाराष्ट्र का जन समर्थन नहीं मिलेगा। और ये स्क्रिप्ट पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के आकाओं ने दिल्ली में रचकर लिखी है। आपको याद होगा पिछले 1 साल पहले जब शिवसेना में डिवीजन हुआ था, एकनाथ शिंदे जी की स्क्रिप्ट भी इसी तरह से लिखने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने करा था, ताकि जनता के बीच ये लोग सिद्ध कर सके। ठीक है, भ्रमित करने की वो कोशिश भले ही करे, लेकिन अगर भ्रमित हो रहे हैं तो उसको वो कंफ्यूजन दूर करना भी तो आप ही का काम है ना सर। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना होगा, मुझे एक ब्रेक लेना होगा यहाँ पर, लेकिन ठीक है
मैं एक ब्रेक के फिर लिए से एक रुकूं। बात बताना चाहता जल्दी हूं से कि ये हमारे पार्टी टूटने के ठीक 3 दिन पहले भोपाल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70,000 कोटा सिंचन घोटाले के आरोप वालों को हम जेल में डालने का काम करेंगे। आज इन्हीं लोगों के साथ इन लोगों ने जिस तरह से सरकार बनाई ठीक है सर, महाराष्ट्र और बिहार का त्वरित सर्वे आप देख रहे हैं। अब तक आपने देखा कि महाराष्ट्र में जनता क्या सोच रही है। सर्वे में कई अहम सवाल जो हमने आपके सामने रखे, लेकिन बिहार में क्या होने वाला है? पिछले कई दिनों से ये अटकलें तेज हैं। अब तो जेडीयू और आरजेडी के नेता खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बरस भी रहे हैं। क्या गठबंधन में गांठ पड़ चुकी है? पहले बिहार में हो क्या रहा है जरा वो समझिए, फिर सर्वे के सवाल आपके सामने। बिहार की राजनीति को लेकर कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है। पहले नीतीश विधायक और सांसदों से मिले, फिर राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश से बंद कमरे में हुई मुलाकात ने सियासी सस्पेंस को बढ़ा दिया। एक तरफ इन मेल मुलाकातों ने शक करने का मौका दे दिया, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव के खिलाफ लैंड फॉर जॉब में चार्जशीट ने नीतीश पर दबाव बढ़ा दिया। बीजेपी मांग कर रही है कि तेजस्वी को हटाना चाहिए। फिर नीतीश कुमार के बाद जनता दल का कोई भविष्य नहीं है। सारे लोग अपना भविष्य अंधकार में देख रहे हैं और इसलिए एक भागदड़ की स्थिति है। वो जो सांसद है, विधायक है, दूसरे दलों से संपर्क कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि भागदड़ की स्थिति है। और नीतीश कुमार अगर अपना ये निर्णय वापस लेते हैं कि उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव नहीं होगा तो एक अलग बात है, नहीं तो पार्टी टूट की स्थिति है। ये सब चल ही रहा था कि आरजेडी कोटे से आने वाले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की नीतीश कुमार के करीबी अफसर के पाठक से अनबन की खबर सार्वजनिक हो गई। दोनों के सीएम निवास में पेशी हुई, लेकिन टकराव बना हुआ है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहले से अफसरशाही पर हमलावर थे, फिर लालू परिवार के बेहद करीबी एमएलसी सुनील सिंह ने भी मोर्चा खोल दिया, तो जवाब में जेडीयू के अशोक चौधरी ने मोर्चा संभाला। इसको सब्र के साथ ही किसी व्यक्ति को उसको चलाना चाहिए। मतलब ये आप थॉट प्रोसेस से अगर विभाग चलाना शुरू करिएगा कि ये विभाग जो है, हम बहुत जानते हैं इस विभाग के बारे में और हमें बहुत जानकारी है और हम अपने तरह से विभाग चलाएंगे, तो हम समझते हैं कि किसी भी शिक्षा मंत्री के लिए ये फेलियर साबित हो। और अब शिक्षा मंत्रालय का विवाद नीतीश और लालू के दोनों करीबियों के बीच ज़बानी जंग की तरफ बढ़ गया है। आप कहते हैं कि मैं बीजेपी की भाषा बोलता हूं। अरे ये बोलते में तो आपको शर्म आना चाहिए। जिस तरह से शर्ट और फुल पैंट बदला जाता है, उस तरह आपने पार्टी बदला है। जहां भी मिला खीर आप उधर गए फिर। मुझको बिहार इसके लिए जानता है कि अगर लालू जी के लिए अगर जान भी देना पड़ेगा तो डॉक्टर सुनील कुमार सिंह प्रथम श्रेणी में आएगा। सबसे बड़ी बात है कि किसी भी विभाग को चलाने के लिए जैसे एक रथ का 2 पहिया होता है, वैसे ही मंत्री और सेक्रेटरी एक रथ के 2 पहिया है। एक पहिया जहां डिरेल्ड हुआ तो रथ चलने वाला नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपसी सामंजस्य स्थापित करना और एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, एक टीम क्रिएट करना। मतलब दोनों दलों के लक्षण ठीक नहीं दिख रहे। आगे देखिए होता है क्या। तो बात बिहार की करेंगे और बिहार का त्वरित सर्वे क्या कहता है, लोगों की राय किस सवाल पर क्या है, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन भी अब हमारे साथ डिबेट में शामिल हो रहे हैं। स्वागत है राजीव जी आपका। आप सभी का मैं रुख करूं, लेकिन उससे पहले सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। तो पहला सवाल कौन सा है जो हमने जनता के बीच रखा और उसका जवाब क्या है, वो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें। पहला सवाल लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ा हुआ है और इस सवाल को लेकर जनता की राय भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले आप सवाल समझिए। लैंड फॉर जॉब मामले में चार्जशीट के बाद क्या तेजस्वी को इस्तीफा देना चाहिए, इस सवाल का जवाब क्या है? 43% जो कह रहे हैं कि हाँ इस्तीफा दे देना चाहिए, 42% जो कह रहे हैं कि नहीं इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और पता नहीं कहने वाले 11%, यानी बची हुई राय। लेकिन फिर भी 47% का ये बड़ा आंकड़ा जो कह रहा है कि हाँ इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि इसे लेकर सवाल लगातार तेजस्वी पर उठ रहे थे, सरकार पर उठ रहे थे और कह रहे थे कि इस मामले में चार्जशीट में नाम आने के बाद अब इस्तीफा दे देना चाहिए। तो बड़ा जो ये निकलकर नंबर सामने आया है, 47
43% का, जो कह रही है जनता हाँ इस्तीफा देना चाहिए। एबीपी न्यूज सी वोटर का यह त्वरित सर्वे, तेजस्वी यादव के इस्तीफे से जुड़ा हुआ सवाल, जिसमें जनता का क्या कहना है आपके सामने हमने रख दिया है। हाँ 47% और नहीं 42%। और बिना देर किए मृत्युंजय तिवारी जी आपके पास आते हुए, बटी हुई राय है लेकिन 47% की राय को दरकिनार नहीं किया जा सकता, जो कह रही है इस्तीफा देना चाहिए। देखिए, आपने ये सर्वे कराया है, इन लोगों से पूछा है, ये आप जानिए, ये आपका सर्वे, आपको मुबारक। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए। ये तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटा यही राग अलापती है। उनके कहने से, बीजेपी के कहने से कोई इस्तीफा दे देगा? ये चार्जशीट क्यों हुआ है, ये तो तेजस्वी यादव जी ने पहले ही आशंका जताई थी। एक मिनट मृत्युंजय जी, ये सवाल मैं बीजेपी के आरोप पर नहीं कह रही हूँ, मैं जनता की राय मैंने आपके सामने रखी, उससे जुड़ा मेरा सवाल है। अब आप अपना जवाब पूरा कर लीजिए। आप ये तो बता दीजिए, ये किस जनता की राय है? सर जनता देश की जनता और किसकी? मैं कोई विदेश की जनता से थोड़ी ना आपका जवाब लेकर आऊंगी, अपने ही देश की जनता का जवाब है, बिहार के लोगों की राय है। आप अपना सर्वे अपने पास रखिए, बिहार के लोगों की एक राय मिनट, जाकर सर्वे के आधार पर ही आपको यहाँ पर जवाब देने के लिए बुलाया गया है, तो सर उस पर आप जवाब देंगे, हमें भी अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी जो सुन रहे हैं आपको। हमने जवाब कहाँ जवाब दे रहे हैं आप तो खाली कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सी जनता। हमने जवाब दिया कि जो राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पा रही भाजपाई, तो आईटी, ईडी, सीबीआई के माध्यम से हमारे साथ हमारे तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को परेशान कर रही है। यही तो जवाब है। अब जनता समझ चुकी है, ये बीमार जनता पार्टी, भ्रष्टाचारी जमात पार्टी, ये क्या आईटी, ईडी, सीबीआई का डर दिखाएगी तेजस्वी यादव जी को। चलिए, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जफर इस्लाम जवाब देंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन उससे पहले मैं राजीव रंजन जी का एक कमेंट ले लूं। राजीव जी, इस सवाल पर आपकी क्या राय? देखिए, ऐसे सवाल अगर नैतिकतापूर्ण अगर कोई शासन हो तब पूछे जाएं तो मैं समझता हूं तब इसका जवाब कुछ और होता है। लेकिन अपने दल और अपने गठबंधन में शामिल हिंदुस्तान के दुर्दांत कुख्यात भ्रष्टाचार के आरोपियों को पनाह देना, उन्हें बाजाप्ता मंत्री से मुख्यमंत्री बनाना, हिमंता विश्वा शर्मा के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने ये कर दिखाया है। लंबी फहरिस्त है और ताज़ा उनके कई इजाफे उसमें अभी महाराष्ट्र में हो गए। उनका बस चले तो इस देश में भ्रष्टाचार को गालियां देते रहेंगे और चुन चुन कर ऐसे तमाम नेताओं पर दबाव बनाकर, डर दिखाकर, भयभीत करके उनको अपने पाले में लाने की कोशिश करेंगे। इसकी वजह यह है कि 24 में आपकी गाड़ी पटरी से उतर चुकी है। आपको बोलना कुछ है, करना कुछ और है। आप भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ बहुत लंबी बातें करते हैं, लेकिन अवसर मिलता है तो आप अकाली दल से भी बात करने के लिए आगे बढ़ेंगे, आप जीतन राम मांझी से भी बात करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो रामविलास पासवान जी के एक भाई को आपने अपने साथ रखा है, दूसरा भाई भी दस्तक दे रहा है। आपका भी यही कहना है कि नहीं करेंगे। मैं जफर जी का रुख करूं, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी 2017 में भी तो यही आधार था ना जिसकी वजह से गठबंधन से खुद को अलग कर लिया था नीतीश कुमार ने। बिल्कुल सही है। अभी मैं सुन रहा था मृत्युंजय जी को भी और इनको भी। देखिए, पूरी लड़ाई नीतीश कुमार की भ्रष्टाचार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ रही। रुक जाइए राजीव जी, एक मिनट, रामकृपाल जी को सुन लेते हैं, फिर अपना हमेशा उनकी लड़ाई रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। और ये सच भी साबित हुआ जब लालू जी को सजा हो गई, माना गया आज वो सजा याफ्ता हैं। तो एक सजा मतलब उस पार्टी से आप जा कर के मिलें और दूसरे पार्टी को, राजीव रंजन जैसे कह रहे थे कि दूसरी पार्टी में भी भ्रष्टाचारी लोग हैं। सवाल देखिए इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है अभी 47% लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग हैं मृत्युंजय जी जैसा, तब भी आपको मानना चाहिए कि आपकी परसेंटेज 42 है। बिल्कुल, मतलब आपसे ज्यादा लोग ये इस बात को कहने वाले हैं भ्रष्टाचार के सवाल पर कि हाँ इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछली बार भी यही हुआ था, 4 सीटर
हो चुके थे तभी छोड़ करके नीतीश जी गए थे बीजेपी की तरफ। तो सवाल देखिए इस बात का नहीं, सवाल आज बिहार के बारे में बात हो रही है। अब ये असम में और फलाना वो बात छोड़ दीजिए जी। जिस सवाल पर बात हो रही है कि क्या होना चाहिए नहीं, अब जैसा जेडीयू और आरजेडी में जिस तरह से आपका सम्मान करते हुए मैं पूछूंगा कि हमारी सीमाएं क्या बिहार में है और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है? हम उन पर आरोप भी नहीं लगा सकते। नहीं, आरोप ये कैसा विश्लेषण है रामकृपाल जी? अरे आज जो सवाल पूछा जा रहा है, नहीं, अपने विश्लेषण से हम लोग सहमत नहीं है। ठीक है, आपके विश्लेषण से हम सहमत नहीं। राजीव जी, नहीं ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, आप सहमत हो वो आपकी राय है, लेकिन ठीक है, अब क्योंकि आपने बीजेपी पर सवाल उठाया तो जफर इस्लाम साहब यहाँ पर हमारे साथ हैं। जफर जी, इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि आरजेडी हो चाहे जेडीयू, ये दोनों ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ तो आपका किया धरा है, चाहे कोई भी एजेंसी हो उसका मिसयूज आप लोग कर रहे हैं और विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। हकीकत तो यह है कि एजेंसी अपना काम करती है। डर उनको लगता है जिन्होंने कुछ घोटाला किया है, करप्शन किया है, लैंड फॉर जॉब मामले जैसे करप्शन किए हैं, उनको डर लगेगा। अब तो मुझे लग रहा है कि देखिए, मित्रंजन जी क्या बोलते हैं, राजीव भाई हमारे मित्र हैं क्या बोलते हैं, दोनों हमारे मित्र हैं क्या बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन उनको ही पता है कि नीतीश कुमार तो उनसे रिजिग्नेशन लिखवा ही लेंगे। मुझे तो पूरा इस बात का आशंका नहीं, मुझे यकीन है कि ये लिखवा लेंगे। और इस वक्त राजीव रंजन दोनों जी की बात आज ही जो रिकॉर्ड किए हुए हैं सुनाइएगा उनको, लेकिन जल्द ही रेजिग्नेशन होगा। और इनको करप्शन मामले में इसलिए कि वो अपना पल्लर झाड़ के चलते हैं, वो कैसे अभी सब जगह लेके चल रहे थे, अभी झाड़ देंगे वो, इसलिए कि ये करप्शन चार्जशीट हो गया है। अब चार्जशीट में तो इनका नाम आ गया है, नाम आया और करप्शन बहुत बड़ा है। मृत्युंजय जी को मालूम है कितना बड़ा करप्शन है, तो ऐसे में क्या तेजस्वी जी को लेके साथ जाएंगे क्या? नीतीश कुमार जी है, ठीक है, मृत्युंजय जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं लेकिन आऊंगी आप सभी लोगों के पास आऊंगी। एक सेकंड, अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं, फिर उसके बाद जफर इस्लाम साहब आपके पास भी आती हूं। और अगला सवाल ये है, क्योंकि देखिए जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम और उसके बाद बिहार में जो कुछ कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये होगा, पार्टी टूट जाएगी, नीतीश जिस तरीके से उनकी पार्टी जो है वो छिटक जाएगी, लेकिन अगला सवाल कि क्या आपको लगता है कि नीतीश एक बार फिर से बीजेपी से हाथ मिला सकते हैं क्या? जवाब देखिए, यहां हाँ कहने वाले 34% हैं, 48% जो कह रहे हैं कि नहीं मिलाएंगे, लेकिन पता नहीं कहने वाले 18%। तो ये जनता का जवाब है और जो जवाब है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये सर्वे सब बिहार में हुआ है। मृत्युंजय जी आप भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप सवाल पूछ रहे थे, बिहार के लोगों की राय है और बिहार के लोगों का यह मानना है 34% हाँ, ना कहने वालों का आंकड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, 48% जो कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार इस बार बीजेपी से हाथ मिलाने नहीं जा रहे हैं। जल्दी कमेंट ले लेते हैं। जफर इस्लाम साहब, शुरुआत आपके साथ। देखिए, वो हाथ मिलाते नहीं मिलाते, हमारे तो दरवाजे बंद है उनके लिए। अब वो रेजिग्नेशन कराए, क्लीन हो, पहले शुद्धिकरण उनका हो, उसके बाद तो सोचा जा सकता है। लेकिन अभी मैं इसके बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, इसलिए कि लीडरशिप डिसीजन लेती है। लेकिन हकीकत तो ये है कि उन्होंने अपनी छवि जिंदगी भर बना के एक ही रखी है कि मैं क्लीन आदमी हूँ। अब तेजस्वी यादव जो है वो बोझ है, इसलिए कि वो तो करप्शन में मुलविस है, पिताजी कन्विक्टेड है। ऐसे में, ऐसे हालात में उधर राहुल गांधी जी से मिलते हैं, बेल पे हैं, सोनिया गांधी जी से मिलते हैं, बेल पे हैं, और आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही सारे लोग मिलते हैं उनको। ऐसे में वो क्या फैसला लेते हैं ये उनका है, ये उनका टेक है। लेकिन राजीव भाई सही बताएंगे उनका। ठीक है, मैं राजीव जी के भी पास चलूंगी, लेकिन सुरेंद्र जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, अब उनका रुख मैं कर लेती हूँ। सुरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, आप तो जानकार हैं और सारी चीजों को समझते भी हैं, ये सवाल बार बार क्यों आ जाता है, खास तौर से जब बिहार की बात होती है कि नीतीश कुमार कभी भी पाला बदल सकते हैं और एक बार फिर ये सवाल की हाथ मिला सकते हैं शायद आने वाले समय में फिर से? इस देश में एक मायावी शासन है जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और मायावी शासन वाले लोग कभी सच नहीं बोलते, मायावी बातें करते हैं।
ये मदन कुंडू जादूगर की तरीके से एक चद्दर लगाएंगे, फिर कहेंगे ताजमहल गायब हो गया, हाथी गायब हो गया, घोड़ा गायब हो गया, नीतीश जी गायब हो गए, लालू जी गायब हो गए, कांग्रेस गायब हो गए। लेकिन जनता के बीच में हम लोग रहते हैं। हम आपको बहुत जिम्मेवारी से एक बात कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक मीडिया नीचे से ऊपर तक हो जाए, उल्टे से सीधा हो जाए, सीधे से उल्टा हो जाए, लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जाने वाले। एक बात और समझ, जनता के बीच में रहते हैं लेकिन दिखते नहीं है। ठीक, और सुनिए, ये कौन बोल रहे हैं? ठीक है, ये जफर इस्लाम साहब थे। सर जल्दी से सुरेन जी, जफर जी एक सेकंड, सुरेन जी मतलब समय कम है, जल्दी जल्दी एक कमेंट लेना है। सुरेन जी बात पूरी देखिए, यही समस्या है। कांग्रेस के पास आते ही आपके पास समय कम हो जाता है। सर आप ही को टाइम दे रही हूं, सबसे पहले बोलिए ना आप, अब जल्दी से अपनी बात। हम आपको जिम्मेवारी से जी तो हम बहुत स्पष्ट कहते हैं, मायावी लोगों के खिलाफ हमारा मोर्चा बहुत मजबूत है। नीतीश कुमार जी, क्या नाम, तेजस्वी जी, लालू जी, कांग्रेस पार्टी, राहुल जी, सब लोग, कोई इनके मायावी शासन के माथे पे तीर मारेगा, कोई भुजाओं पे मारेगा, कोई जंघाओं पे मारेगा, राहुल गांधी जी पेट पे मारेंगे। ठीक है सर, समय कम है, एक रिएक्शन सबका लेना है, जल्दी जल्दी से। राजीव जी देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, आपके सर्वे की विश्वसनीयता पर मैंने पहले सवाल पर भी कोई सवाल नहीं खड़ा किया था, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि जनता का मानस क्या है, इसकी ये बानगी है। दरअसल यही डर है। जो पटना में 15 राजनीतिक दल एकत्रित थे, इंडिया टुडे की ताजा रिपोर्ट में उनका जो कंबाइंड वोट है, वोट शेयर है, वो 23 करोड़ 15 लाख के करीब है, और 23 करोड़ के आसपास भारतीय जनता पार्टी का है। हाँ। इन्हें यह डर है कि अगर एक होकर के ये लड़े तो 2019 में जब मोदी जी के पक्ष में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, पुलवामा की सहानुभूति लहर जो जानबूझकर पैदा की गई, अपनी अकर्मण्यता को उन्होंने भुनाया शहादत के नाम पर। इसके बाद आज जो हालात हैं, मोदी सरकार की गाड़ी पटरी से उतर गई है, किसी सूरत में वापसी नहीं होगी, इसीलिए अनायास। मैं बाकी मेहमानों से भी मुझे रिएक्शन लेना था, माफी के साथ नहीं ले पाऊंगी क्योंकि वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस सर्वे में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एबीपी न्यूज पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। जल्दी से कुछ और सवाल आपके सामने रख देते हैं। बिहार का ये त्वरित सर्वे जिसमें मांझी का दावा, जिस पर पूछा गया कि जेडीयू टूट जाएगी, मांझी ने जो कहा था नीतीश के साथ 4 से 5 विधायक बचेंगे, मांझी के दावे से लोग सहमत हैं या नहीं है? हाँ कहने वाले 38% हैं जो सहमत हैं, जो नहीं है सहमत वो 51% और पता नहीं कहने वाले 11%, लेकिन ज्यादा 51% जो सहमत यहां पर नहीं दिखाई दे रहे। एनसीपी में टूट के बाद भी क्या नीतीश को विपक्षी एकता की मुहिम कायम रखनी चाहिए? यहां देखिए 46% हाँ, ना कहने वाले 40% और पता नहीं 14%, लेकिन 46% जो है वो ये मान रहे हैं कि यहां पर मुहिम जो है विपक्षी एकता को एकजुट रखने की, उसे आगे भी जारी रखना चाहिए।